बताया कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दो तकनीकी है। नाभिकीय विखंडन में होता क्या है कि नाभिक टूटते हैं। किसके नाभिक टूटते हैं? जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनके नाभिक टूटते हैं। और जब रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक जब टूटते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस तत्व का जो द्रव्यमान होगा वह द्रव्यमान कम होगा, और जब द्रव्यमान कम होगा तो वह द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो इस तरह से नाभिकीय विखंडन के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। नाभिकीय विखंडन की क्रिया में उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो यूरेनियम 235, जो यूरेनियम का एक समस्थानिक है जिससे हम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, उस पर हम लोग न्यूट्रॉन से रिएक्शन कराते हैं या न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं। तो यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी जब कराई जाती है तो उस दौरान दो नए तत्व बनते हैं जिनको क्रिप्टॉन और बेरियम कहते हैं। दो नए तत्वों को के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन और रिलीज होते हैं, और 3 न्यूट्रॉन के साथ साथ चूंकि वो विखंडन हो रहा है, द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, तो अपार ऊर्जा का निर्माण होता है। इस पूरी घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चूंकि नाभिकीय विखंडन जब होता है तो रिएक्शन में 3-3 न्यूट्रॉन बनते चले जाते हैं, और ऐसा मालूम होता है कि ये रिएक्शन जो हो रहा है वह धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, कभी खत्म होने वाला नहीं दिख रहा है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है, जो लगातार हमें होते हुए दिखाई दे रहा है, उसे हम लोग कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। भाई इसी का तो परिणाम था अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के एक शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम का हमला किया, और 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर हमला हुआ। और उस परमाणु बम के हमले का प्रभाव आज तक देखने को मिल रहा है। आनुवांशिक रोग से ग्रसित बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसी कोई लूले बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब दिव्यांग बच्चे जिसको हम लोग कहते हैं, किसी का आंख नहीं है, किसी का पैर नहीं, इस तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं, चूंकि पूरे पर्यावरण में रिएक्शन आज भी देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो परमाणु बम जो बनता है वो नाभिकीय विखंडन के अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का परिणाम है। तो यही मैंने नाभिकीय विखंडन में, देखिए यहां रिएक्शन आपको लिखा है कि 92 यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन रिएक्शन कर रहा है, तो बेरियम और क्रिप्टॉन बनाता है, 3 न्यूट्रॉन अलग करता है और एनर्जी बनाता है। अब चूंकि वो एनर्जी बनता है, आपको मैंने बता ही दिया कि द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आइंस्टीन का जो सूत्र है E बराबर mc², वो उसी से अपार ऊर्जा का निर्माण होता है। अब यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, ये दोनों जो हैं ये मुख्य ईंधन के रूप में हम लोग इनका प्रयोग करते हैं नाभिकीय संयंत्रों में। अब प्रश्न ये उठता है कि नाभिकीय संयंत्र है क्या? चूंकि ये जो रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया है कि ये न्यूट्रॉन जो है ये 92 यूरेनियम 235 से टकरा रहा है, तो 2 नए तत्व क्रिप्टॉन और बेरियम बनाता है, और 3 न्यूट्रॉन और रिलीज करता है। फिर ये अलग अलग न्यूट्रॉन 92 यूरेनियम 235 से, ये न्यूट्रॉन 92 यूरेनियम 235 से, और ये तीसरा न्यूट्रॉन जो है 92 यूरेनियम 235 से रिएक्शन करता है।
फिर वही बनता है क्रिप्टॉन और बेरियम, फिर 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो जाता है, फिर क्रिप्टॉन बेरियम बनता है, फिर 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो जाता है, फिर 3 न्यूट्रॉन बनता है और क्रिप्टॉन बेरियम रिलीज हो जाता है। फिर यह रिएक्शन आगे बढ़ेगा, कभी खत्म होने वाला दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए इसको अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का उदाहरण मैंने बता दिया, परमाणु बम। तो कभी भी पूछा जाए कि नाभिकीय विखंडन या परमाणु बम किसका उदाहरण है, तो नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन का उदाहरण है, जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का। उदाहरण के रूप में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम से हमला किया था, उसका उदाहरण भी बता दिया। अब ये रिएक्शन से अपार ऊर्जा निकल रही है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना होगा? वैज्ञानिकों ने एक संयंत्र बनाया जिसे कहा जाता है नाभिकीय संयंत्र या न्यूक्लियर रिएक्टर। अब इस न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं? उस अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, और उस अभिक्रिया को नियंत्रित करके हम लोग क्या तैयार करते हैं? एनर्जी। और उस एनर्जी का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में करते हैं। अब ये जो नाभिकीय संयंत्र हमारा बन गया, अब इस नाभिकीय संयंत्रों में भाई जाहिर सी बात है कि उस संयंत्र में कुछ ना कुछ तो उसके अंदर प्रयोग किया जाएगा। तो ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। और यही जो ईंधन होते हैं, इन्हीं ईंधन को हम लोग क्या करते हैं? उसमें विखंडित कराते हैं। ये जो ईंधन होता है, इन ईंधनों को हम लोग किस में रखते हैं? फ्यूल रॉड में रखते हैं। किस में रखते हैं? फ्यूल रॉड में रखते हैं। अब जैसे ईंधन का प्रयोग किया गया यूरेनियम और प्लूटोनियम का, ये तो नाभिकीय संयंत्र में हम लोग पहला जो ईंधन प्रयोग करते हैं वो ये करते हैं। ईंधन के अलावा नाभिकीय संयंत्र में और क्या क्या यूज किया जाता है? तो उसमें यूज किया जाता है मॉडरेटर या मंदक का प्रयोग करते हैं। मंदक क्या करता है? उन न्यूट्रॉनों के टकराहट को धीमा कर देता है, यानी कि तेज न्यूट्रॉनों को क्या कर देता है? धीमा कर देता है। और ये जो धीमे न्यूट्रॉन है यूरेनियम 235 को अधिक प्रभावी ढंग से तोड़ने का कार्य करते हैं। तो मंदक ने क्या किया? रिएक्शन को धीमा कर दिया। और ये भी जान लीजिए कि जो धीमे न्यूट्रॉन होते हैं वो यूरेनियम 235 को प्रभावी ढंग से तोड़ते हैं। तो मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना। क्या करना? धीमा करना। अब इसमें उदाहरण के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं मॉडरेटर के रूप में, वो भारी जल का प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, या कहीं कहीं साधारण जल का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदक के रूप में न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए नाभिकीय संयंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो D2O यानी भारी जल का प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, या साधारण जल का। तो हमने नाभिकीय संयंत्र में पहला क्या देखा? ईंधन देखा। दूसरा क्या प्रयोग करते हैं? बोलिए। मॉडरेटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मॉडरेटर, यानी हिंदी में मंदक का प्रयोग करते हैं। और तीसरा आप देख पा रहे हैं कि इसमें नियंत्रक छड़ें प्रयोग की जाती हैं, कंट्रोल रॉड का प्रयोग किया जाता है। जब हमारा रिएक्शन तीव्रता से चलता रहता है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, हम उससे बिजली बनाते हैं। नियंत्रक छड़ें क्या करती हैं कि भाई जब हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है ऊर्जा की, तो हम नियंत्रक छड़ों को उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर डालते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है? न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है और रिएक्टर को अत्यधिक धीमा कर देता है। कहा जाता है कि बहुत ज्यादा अंदर अगर रिएक्टर को अंदर डाल दिया जाए, अगर कंट्रोल रॉड को, तो रिएक्टर बंद भी हो सकता है। तो बंद नहीं किया जाता है, उसको हल्का हल्का चलने दिया जाता है, फिर हटा दिया गया रॉड, फिर रिएक्टर चलने लगेगा। तो नियंत्रक छड़ें क्या करती हैं? अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती हैं और चेन रिएक्शन नियंत्रण में रहे इस कार्य को पूर्ण करती हैं। इसके लिए नियंत्रक छड़ों के लिए हम लोग कंट्रोल रॉड के लिए कैडमियम का या बोरान का या हाफनियम के रॉड का प्रयोग करते हैं, छड़ों का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल रॉड पूरी अंदर डाल दी जाए तो रिएक्शन बंद हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है।
पूरा अंदर नहीं रखा जाता है, थोड़ा ऊपर रखा जाता है ताकि रिएक्टर धीरे धीरे चलता रहे। तो ये नियंत्रक छड़ें हो गई। तो नाभिकीय संयंत्रों के अंदर हम लोग ईंधन का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम प्लूटोनियम, हम लोग मॉडरेटर का प्रयोग करते हैं, D2O ग्रेफाइट और साधारण जल हम लोग नियंत्रक छड़ों का प्रयोग करते हैं, जिसमें कैडमियम, बोरान और हाफनियम जैसे पदार्थों का रॉड होता है। अब इसको ठंडा करने के लिए रिएक्टर को, चूंकि बहुत तेजी से चेन रिएक्शन हो गया, जब बहुत तेजी से चेन रिएक्शन होता है तो रिएक्टर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा ना, ऊर्जा रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रहा है, तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। और जब बहुत ज्यादा गर्म हो गया, अगर उसको नियंत्रित नहीं किया गया तो भाई ब्लास्ट भी हो सकता है, रिसाव भी हो सकता है, जिससे खतरा उत्पन्न होगा। तो उसके लिए कूलेंट्स डाला जाता है ताकि उसको वो धीरे धीरे ठंडा कर सके। तो कूलेंट्स का कार्य होता है उत्पन्न उष्मा को बाहर ले जाना और भाप बनाने में मदद करना। और कूलेंट्स के रूप में पानी या भारी जल या कार्बन डाइऑक्साइड या तरल सोडियम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैं पूर्व में बताया हूं कि यह क्वेश्चन पूछा गया है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में किस तरह के कूलेंट्स का प्रयोग करते हैं, तो लिक्विड सोडियम का प्रयोग करते हैं। तो ये कूलेंट्स के रूप में हम लोग, कूलेंट्स का काम है उत्पन्न उष्मा को बाहर ले जाना और भाप बनाने में मदद करना। भाप बनेगा तभी टरबाइन चलेगा, और टरबाइन चलेगा तो टरबाइन जनरेटर को चलाएगा और जनरेटर बिजली उत्पादन करेगा। तो ये कूलेंट्स का काम हो गया। कूलेंट्स के साथ साथ इसमें एक रिएक्टर पात्र होता है, और ये रिएक्टर पात्र जो होता है मजबूत स्टील का बना एक कंटेनर होता है, जिसके अंदर हम लोग फ्यूल रॉड, मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड को रखते हैं। फिर ये जो रिएक्टर होता है, रिएक्टर निकलने वाली हानिकारक विकिरण को रोकने के लिए मोटी दीवार बनाई जाती है, और वो मोटी दीवार जो होती है कंक्रीट की और शीशे की मोटी दीवार बनाई जाती है, ताकि उसके अंदर होने वाला जो रिएक्शन है वो विकिरण बाहर ना हो। ठीक है। अब इसमें एक हीट एक्सचेंजर भी लगाया जाता है। हीट एक्सचेंजर करता है उष्मा को कूलेंट से पानी में ट्रांसफर करता है, जिससे भाप बनती है। तो कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन होता है। कौन कौन सा, जल्दी बोलिए। यूरेनियम और प्लूटोनियम। मॉडरेटर में भारी जल, ग्रेफाइट या साधारण जल। नियंत्रक छड़ों में कैडमियम, बोरान या हाफनियम। और कूलेंट्स के रूप में जल, भारी जल, कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड सोडियम। उसका रिएक्टर पात्र होता है जिसमें इन सबको रखा जाता है। रिएक्टर पात्र के बाद हम लोग हीट एक्सचेंजर रखते हैं। हीट एक्सचेंजर क्या करता है, पानी में उसको ट्रांसफर करता है ताकि भाप बनता रहे। तो ये इतने उपकरण इसके अंदर होते हैं। देखिए एक बड़े रफ डायग्राम बनाया है, ऐसा ही मानकर चलिएगा कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा ही होता है। ये एक रफ डायग्राम है, ठीक है। तो मैंने ये चारों तरफ ये कंक्रीट और शीशे की मोटी दीवार बनाई ताकि इसके अंदर होने वाले रिएक्शन का विकिरण बाहर की तरफ न जा सके। और इसके अंदर यूरेनियम 235 एक फ्यूल के रूप में हमने रखा। न्यूट्रॉन की बमबारी कराई, चेन रिएक्शन हो रहा है, तेजी से हीट रिलीज हो रहा है। चेन रिएक्शन को ठंडा करने के लिए D2O या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। कूलेंट्स के लिए जल, हवा या लिक्विड सोडियम का प्रयोग करते हैं। जब हमें ऊर्जा बन जाती है तो इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए कैडमियम या बोरान रॉड का प्रयोग करते हैं, जो न्यूट्रॉनों को क्या करता है, अवशोषित करता है। यही कार्य इस रिएक्टर में होता है और यह होता रहता है। यही हीट धीरे धीरे बिजली बनाता रहता है, बनाता रहता है, हम लोग को प्राप्त होता रहता है। यही हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर पूरे विश्व में कई प्रकार के हैं। जैसे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर है। ऐसे तमाम रिएक्टर पूरे विश्व में बनाए गए हैं। उसमें एक रिएक्टर है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, जिसको दाबित जल संयंत्र कहा जाता है। ये जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, दाबित जल संयंत्र जो है, यहां जो महत्वपूर्ण बात यह है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रारंभिक परीक्षा के जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसमें पूछा जा सकता है कि कूलेंट्स या मॉडरेटर के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं।
तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में कूलेंट्स या मॉडरेटर के रूप में हम लोग साधारण जल का प्रयोग करते हैं, यानी किसका प्रयोग करते हैं? H2O का प्रयोग करते हैं। यह बात याद रखिएगा। पानी इसमें बहुत अधिक दबाव में रखा जाता है। क्यों इसलिए रखा जाता है? ताकि वह उबलकर भाप न बने और फिर यह गर्म पानी जो होता है हीट एक्सचेंजर में जाकर दूसरे पानी को क्या करता है? भाप बनाता है। फिर वहां से टरबाइन चलेगा, जनरेटर चलेगा और विद्युत बनेगा। यह प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है। अब ये इसके लाभ क्या है? चूंकि लाभ इसका क्या है कि ये बहुत ही सुरक्षित है और सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाला संयंत्र माना जाता है। यूएसए है, फ्रांस है, इन सब देशों में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है। भारत में कुछ जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर बोला जाता है। दूसरा जो रिएक्टर है वो है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में क्या होता है? इसमें पानी सीधे रिएक्टर के अंदर ही उबलकर भाप बन जाता है। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में नाम ही से स्पष्ट है कि पानी सीधे रिएक्टर में उबलकर क्या बन जा रहा है? भाप बन जा रहा है। और वही भाप क्या करता है? टरबाइन को चलाता है, जनरेटर चलता है, विद्युत बनता है। अब इसका लाभ क्या है? लाभ यह है कि इसकी जो संरचना है वो बहुत ही सरल है, लेकिन इसकी कुछ हानि भी है। टरबाइन तक रेडियोधर्मी भाप को पहुंचने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। इस ऐसे रिएक्टर ज्यादातर जापान में कई जगहों पर देखने को मिलते हैं। जापान में कई रिएक्टर जो हैं वो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के रूप में कार्यरत है। दूसरा रिएक्टर हो गया। तीसरा जो रिएक्टर है वो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एक्चुअली परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे देश में एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया था। और भाभा साहब को ऊर्जा बनाने की एक जिम्मेदारी दी गई, तो उन्होंने प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर प्रथम चरण में बनाने को कहा, द्वितीय चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने को कहा और तृतीय चरण में थोरियम आधारित रिएक्टर बनाने को कहा। तो उसी होमी जहांगीर भाभा के ही योगदान है कि यह प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर भारत में कार्यरत है। भारत में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो पाया जाता है उसमें मॉडरेटर और कूलेंट्स के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हैवी वाटर और हैवी वाटर का, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? D2O के नाम से। और भारत में सबसे अधिक उपयोग होने वाला रिएक्टर अगर कोई है तो वह कौन है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जिसमें हम लोग मॉडरेटर और कूलेंट्स के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हैवी वाटर, यानी भारी जल का। इसका लाभ क्या है? लाभ यह है कि प्राकृतिक यूरेनियम से भी यह काम कर सकता है। और दूसरा लाभ यह है कि इसकी ईंधन दक्षता जो होती है बहुत अधिक होती है। उदाहरण के रूप में भारत में कहां कहां है? रावतभाटा राजस्थान में है, काकरापारा गुजरात में है, उत्तर प्रदेश नरौरा, कुड़नकुलम तमिलनाडु, इतने जगहों पर हमारा यह प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्थापित किया गया है, जिससे हम लोग विद्युत उत्पादन करते हैं। इसके बाद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा रिएक्टर जिसमें ईंधन जितना डाला जाए उससे कई गुना ज्यादा हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो, इसी को ब्रीडर कहते हैं। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की खासियत यह होती है कि इसमें हम लोग फास्ट न्यूट्रॉनों का प्रयोग करते हैं, तीव्र न्यूट्रॉनों का प्रयोग करते हैं। और यह रिएक्टर ईंधन के साथ साथ नया ईंधन भी बना देता है। जैसे यूरेनियम 238 का इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस के द्वारा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग मतलब बना देता है। और दोनों का उपयोग हम लोग ईंधन ऊर्जा प्राप्त करने में करते हैं। तो यही कह रहा है कि यह रिएक्टर ईंधन के साथ साथ नया ईंधन भी बना देता है। यूरेनियम 238 को बदलकर प्लूटोनियम 239 बना देता है। प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। ज्यादा ऊर्जा बनाने के कारण इसको क्या कहा जाता है? ब्रीडिंग कहते हैं। एकमात्र जगह भारत में कलपक्कम तमिलनाडु में है जहां प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसका स्थापित किया गया। अब इस पर और भी रिसर्च किया जा रहा है। लाभ क्या है? कि यह बहुत ज्यादा ईंधन को बचाता है और भविष्य के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि कम ईंधन में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा देने की
क्षमता रखता है। इसी को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। इसके बाद हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर होता है, जो जिसमें कूलेंट्स के रूप में हम लोग हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। बहुत उच्च तापमान और दक्षता अधिक होती है, यह इसका लाभ है। कुछ यूरोपीय देशों में इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है? नाभिकीय विखंडन से अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन परमाणु बम और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन नाभिकीय संयंत्र क्या होते हैं, उनमें क्या क्या प्रयोग किया जाता है, कैसे उससे ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। आशा करते हैं कि आप सबको अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।